हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और कैसे हो सब लोग? तो चलिए हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है वो विद्युत है। ओके, तो एग्जाम का आपका टाइम थोड़ा कम है, इसलिए अब जो पढ़ाया जा रहा है उसको बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ें। और सेकंड चीज़, उसकी गांठ बांध लो ना। और ऐसा भी नहीं है कि गांठ ज़्यादा टाइट मत बांध लेना कि एग्जाम में खुले नहीं, पता चला कि गांठ ही बंधी रहेगी। ओके, तो चलिए इसका भी ध्यान रखिएगा। हाँ, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्युत धारा। विद्युत धारा की जो डेफिनेशन है वो क्या है? आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ओके, याद करते जाओ इसी टाइम। ठीक है, आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। अब यहां पर अगर मैं सूत्र बनाऊं विद्युत धारा, तो देखिए सबसे पहले आवेश का जिक्र हुआ तो ऊपर आ जाएगा आवेश, इनके प्रवाह की दर। और जब दर है इसका मतलब अपोन में क्या आ जाएगा? समय। अतः विद्युत धारा का जो फॉर्मूला है वो क्या बन गया? आवेश बटा समय। अच्छा, विद्युत धारा को हम आई से लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन गया? आवेश को हम लिखते हैं क्यू से, ठीक है, अपॉन टाइम। तो आई बराबर हो गया क्यू बटा टी। ओके, सो ये वाला फॉर्मूला भी आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं मात्रक की। तो यहां पर देखो, मात्रक में आवेश का मात्रक होता है कूलाम। इसका मतलब ऊपर तो क्या आएगा? कूलाम। और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया? कूलाम प्रति सेकंड, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं एम्पियर, यानी एम्पियर जो वैज्ञानिक का नाम था, उनके नाम पे विद्युत धारा का मात्रक रखा गया, ठीक है। तो विद्युत धारा आवेश बटा समय, आई बराबर क्यू अपॉन टी, और यहां से मात्रक आ गया, ठीक है। अब यहां से दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है? इसी फॉर्मूले में अगर Q बराबर मैं ऐसे कर सकता हूं I इंटू टी, ठीक है। यानी ये जो आपके क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें कई बार हो सकता है कि आपसे आवेश पूछे, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है। जब भी वैसे विद्युत धारा का और भी फॉर्मूला पढ़ेंगे हम, V बराबर आई आर, यहां से भी I बराबर V अपॉन आर आएगा, आगे बढ़ेंगे उनके लिए। बट यहां पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर समय और धारा या आवेश का जिक्र है, समय का जिक्र आ रहा है, तो हमें विद्युत धारा का ये वाला फॉर्मूला लगाना है, आई बराबर क्यू अपॉन टी। अगर प्रतिरोध वगैरह का जिक्र है, विभवांतर का जिक्र है, विभव का जिक्र है, तब हमें इस फॉर्मूले के बारे में सोचना है। सो आराम से आप लगा सकते हो। अब मैं आपको एक सवाल दूं कि आवेश, प्रवाहित आवेश ज्ञात कीजिए। आवेश आपको क्यू ज्ञात करना है, ठीक है। एंड मैंने दे दिया धारा का मान है वो है 5 एम्पियर, और समय है 1 मिनट, ठीक है। तो देखिए यहां पर हम सबसे पहले I बराबर क्यू अपॉन टी के बारे में सोचेंगे। I बराबर, जब समय और धारा ऐसा दिख रहा है तो ये फॉर्मूला हमें ध्यान में आना चाहिए, I बराबर क्यू अपॉन टी, और यहां से Q बराबर क्या आ गया? I इंटू टी, ठीक है। इसको इस फॉर्म में याद करने की जरूरत है नहीं, बस मैंने कन्वर्ट करना सिखाया आपको। सो यहां से देखिए, अब I धारा कितनी है? 5 एम्पियर। सो इसको मैंने 5 लिया। अब टाइम को क्या रखोगे? 1 मिनट, एक नहीं, समय का मात्रक क्या है? सेकंड। तो यहां पर आपको 60 सेकंड रखना पड़ेगा। ओके, सो आवेश कितना आ गया? 6 5 30, यानी 300 कूलाम। ओके, तो इस टाइप के आप क्वेश्चंस भी कर सकते हो, इससे आई में निकाल सकते हो अगर आवेश और समय दे रखा है, ठीक है। तो धारा का मात्रक भी समझ आ गया, क्या होता है? एम्पियर होता है, कूलाम प्रति सेकंड भी कह सकते हैं। अब देखिए विद्युत धारा की दिशा भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब दिशा के लिए ऐसी चीजें ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। आजकल आपके जो बोर्ड का पेपर है उसमें 12 क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव में आते हैं, तो इसमें दिशा वगैरह या खालिस्तान में ऐसी बातें पूछ सकते हैं। मात्रक, तो इनको मात्रक भी दोनों फॉर्म में याद रखिएगा। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में एम्पियर दे ही रखा हो, सो आपको कूलाम प्रति सेकंड भी पता होना चाहिए। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं विद्युत धारा की दिशा की। तो देखो एक्चुअल में जो आवेश प्रवाहित होते हैं वहां पर आप ये मानो टैंक के स्तर पे ऋणावेश ही प्रवाहित होता है, ठीक है। ऋणावेश प्रवाहित होते हैं, ऋणावेश में भी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो विद्युत धारा की दिशा है ना, वो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत होती है। धारा की दिशा क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज है, वो अगर इस दिशा में प्रवाहित हो रहा है, ये परिपथ है, ऐसे समझो कि मैंने बनाया,
ये बैटरी है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, और यहां पर चलिए कुछ मैंने बल्ब भी लगा दिया, ठीक है। हाँ, तो यहां पर होता क्या है एक्चुअल में, जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है ना, ये वाला, ये धन सिरा है, ये ऋण, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलने प्रारंभ हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन तो इधर जाएंगे, ये तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा है, और विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में, तो ये क्या होगी, धारा की दिशा होगी, ठीक है। वैसे आप समझ सकते हो बैटरी के धन सिरे से ऋण सिरे की ओर एक्चुअल में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और अब एक्चुअल में यहां पर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब एक धारणा ऐसी भी बना रखी है कि विद्युत धारा की दिशा है वो पॉजिटिव चार्ज यानी धनावेश के प्रवाह की दिशा में होती है, धनावेश के प्रवाह की दिशा में। तो यहां आपको यह बात समझनी है कि एक्चुअल में धनावेश है वो प्रवाहित नहीं होता है, बट यहां पर हमने एक कंसेप्ट डेवलप कर लिया कि ऋणावेश अगर इस दिशा में प्रवाहित हो रहा है, तो मान लो कि धनावेश प्रवाहित होता तो वो किस दिशा में होता, तो वो ऋणावेश के विपरीत में होता। अगर इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहे हैं ना, तो इस परिपथ में इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज है वो इधर भागेगा, और विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत है, इसका मतलब है धनावेश की दिशा में होगी। क्या ये बात समझा गई? तो मैं धारा की दिशा को ये बात कह सकता हूं इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत या धनावेश के प्रवाह की दिशा में। ओके, सो यहां हमने धारा की डेफिनेशन पढ़ ली, उसके बाद में मात्रक पढ़ लिया और उसका दिशा पढ़ ली, ठीक है। तो अच्छा, इसके अलावा आपके एक छोटा सा टॉपिक और है, विद्युत परिपथ का। परिपथ क्या होता है? विद्युत परिपथ तो एक्चुअल में जो परिपथ है ना, वो एक बंद पाथ है। परिपथ विद्युत धारा का एक बंद पथ, यानी कि क्लोज लूप है। आप ऐसे समझो कि जब ओपन लूप होगा ना, धारा का बंद प्रवाह होता है। अगर सर्किट कंप्लीट नहीं है, क्लोज नहीं है, तो समझो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। जैसे आप हम लोग मोबाइल को चार्ज लगाते हैं तो उसको स्विच क्लोज कर देते हैं ना, एक्चुअल में वो करने की जरूरत नहीं होती है। मिसकंसेप्ट है कि आगे यहां से धारा आ रही है और ये आगे से खराब हो जाएगा गर्म होके। एक्चुअल में ये परिपथ ही पूरा नहीं है, और परिपथ पूरा नहीं है तो धारा प्रवाहित होती नहीं है। लेकिन जैसे ही हम उसको टच करें तो मिलेगा कि इसमें करंट है, करंट आता है। बट टच करने से क्या हुआ कि हमारी अर्थिंग है वो सर्किट पूरा हो गया। ये बात समझा रहे? जैसे आपने कोई वायर है उसको डाल दिया उसके अंदर, स्विच के अंदर, और उसके बाद में ऑन कर दिया, तो अब जैसे आगे से तार ऐसे ओपन पड़ा है, ठीक है, तो उसमें अभी धारा प्रवाहित नहीं हो रही, लेकिन अगर आप उसके हाथ टच कर दोगे तो करंट लगेगा। जैसे ही आपने टच किया सर्किट पूरा हो गया। सर्किट पूरा हो गया यानी बंद लूप बन गया, तो धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। ओपन लूप में धारा प्रवाहित नहीं होती, और इसी को परिपथ बोलते हैं, यानी बंद पथ है ना, धारा का जो बंद पथ है उसे क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ, ठीक है। सो यहां पर भी इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन आपको आप देख लेना बुकलेट। अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? आई थिंक विद्युत विभव और विभवांतर, ठीक है, उसको पढ़ते हैं। विद्युत विभवांतर, सबसे पहले मैं विभवांतर पढ़ रहा हूं। तो ऐसे समझो आप कि ये दो बिंदु हैं, एक बिंदु परिपथ है, उस परिपथ में एक बिंदु ये है और एक दूसरा बिंदु ये है, ठीक है। तो आप ये समझो कि जैसे पानी है वो किधर से किधर बहता है, यानी ऊंचाई से नीचाई की ओर, उच्च हाइट यानी ज्यादा ऊंचाई से या ऊंचाई से गहराई की ओर, ऐसे समझ सकते हैं हम। ये समझ आ रहा है? उसके बाद में आप हवा का प्रवाह किधर होता है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, ठीक है। ऐसे ही विद्युत का प्रवाह किधर होता है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, ठीक है। तो समझो कि ये बिंदु है, इसका विभव क्या है? उच्च। इस बिंदु का विभव, इसको मैंने VA से लिख दिया, इसको VB से लिख दिया, ठीक बात है। इसका उच्च विभव, तो धारा का प्रवाह इधर हो गया,
इसका मतलब धनावेश का प्रवाह किधर होगा, अभी बताया था धारा की दिशा में। तो जो पॉजिटिव आवेश है धनावेश, तो उसका प्रवाह भी किधर होगा, इधर होगा। ये बात समझा दी क्या? अब मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं कि आप ऐसे समझो, मेरे को ये डस्ट है, इसे ऊपर से नीचे डालना है, तो कोई वर्क करना पड़ेगा क्या? नहीं करना पड़ेगा, यानी कोई ऊर्जा नहीं लगानी पड़ेगी मुझे, मैं इसको जस्ट छोड़ दूंगा। समझाई बात? बिकॉज यहां पर ग्रेविटी जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो नीचे लग रहा है। अब मैं इसी डस्ट को ऊपर उठाऊं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, ऊर्जा लगानी पड़ेगी। ये तो हालांकि डस्ट है, अगर हैवी ब्लॉक होता उसको भी छोड़ोगे ना तो नीचे लाने में आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ा, बट ऊपर उठाने में आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। ये बात समझाई क्या? तो यहां पर भी ऐसा ही है, जब इधर इस बिंदु का विभव ज्यादा है, इस बिंदु का विभव कम है, तो अगर मैं किसी धनावेश को रख दूं तो वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर तो अपने आप जाएगा। जैसे यहां पर डस्टर को ऊपर छोड़ दें, नीचे अपने आप आएगा, या पानी को आप ऊंचाई पर छोड़ोगे तो वो नीचे अपने आप आ जाएगा। लेकिन आप नीचे से देखो, सुबह नहाते हो ना, नहाते हो ना, हाँ, तो देखिए आप नल को ओपन करते हो तो पानी अपने आप नीचे आ जाता है, आपको कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ा। बट पानी को आपने ऊपर चढ़ाया था तब आपको मोटर लगानी पड़ी थी, नीचाई से ऊंचाई की ओर एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ी थी। यही काम यहां पर हम करेंगे। ठीक बात है कि अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को बी बिंदु से ए बिंदु तक लाऊं, यानी इसका विभव क्या है, उच्च विभव है, और यहां पर विभव क्या है, निम्न विभव है। ओके, तो मैं अगर इस बिंदु से इस बिंदु तक लाऊंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी पर हमारी बेस्ड है ये विभवांतर की परिभाषा। हालांकि इतना आपको समझ नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, परिभाषा को रट लीजिएगा, बट जहां तक है समझने का प्रयास कीजिए कंसेप्ट कहां से डेवलप हुआ। ओके, सो यहां पर मैं क्या कह सकता हूं, समझना आप कि एकांक धनावेश को मैंने टर्म यूज किया है एकांक धनावेश। एकांक धनावेश को किसी विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ अभी बताया था आपको, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य। कंफ्यूज किया गया ना? हाँ, विद्युत क्षेत्र क्यों बोला भाई मैंने, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध। अब तुम ऐसे समझो कि मैं किसी हैवी बॉक्स को ऊपर उठा रहा हूं तो मैं किसके विरुद्ध कार्य कर रहा हूं, गुरुत्वाकर्षण के, यानी गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध कार्य कर रहा हूं। यहां पर अर्थ का गुरुत्वीय क्षेत्र है, उसके विरुद्ध कार्य कर रहा हूं। गुरुत्वीय क्षेत्र नीचे लग रहा है और मैं उसके विरुद्ध कार्य कर रहा हूं। यही काम यहां पर करना है। जो विद्युत क्षेत्र आप टर्मिनोलॉजी बाद में पढ़ोगे 11th में, अगर आप साइंस पढ़ोगे तो। सो वहां पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर होगी, तो विद्युत क्षेत्र है वो इधर बल लगा रहा है धनावेश पर। ठीक है, तो आपको विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध इसको लाना है। भाई साहब इधर आप रखोगे तो अपने आप चला जाएगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। बट इधर से इधर लाओगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा, किसके विरुद्ध, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, और वही वर्क है वो क्या कहलाएगा, आपका विभवांतर कहलाएगा उन दोनों बिंदुओं के बीच में। देखो एक बार फिर से समझो परिभाषा को, कि किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य क्या कहलाता है, उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता है। ओके, सो यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि VA माइनस VB, ये इन दो बिंदुओं के मध्य का क्या हो गया, विभवांतर हो गया। वो किसके बराबर आएगा, W/Q। अरे एकांक धनावेश का मतलब है बटा में आ गया वो आवेश Q, और किया गया कार्य। वैसे तो एकांक धनावेश को अब दोबारा से समझ लो कि किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता है। बुक से पढ़ लेना, अच्छे से याद हो जाएगी। ओके, तो ये आपकी विभवांतर की परिभाषा हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट समझो विभव का। हम इसी परिभाषा से विद्युत विभव की परिभाषा लिखेंगे। कैसे, देखो विभव
अब विभवांतर तो दो बिंदुओं के मध्य है, ठीक है, और विभव का क्या होगा, किसी एक बिंदु का बताना है। ये बात समझ आ रही है क्या? यहां पर तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य जो विभव में अंतर था उसको हमने विभवांतर बोला। अब मुझे इस बिंदु का विभव बताना है, इसके लिए क्या करूंगा? तो परिभाषा तो हम यही यूज करेंगे, बट यहां पर मैं दूसरा बिंदु ऐसा चूज करूं जिसका विभव 0 हो। नहीं समझा? देखो, अगर यहां पर b का विभव 0 हो जाए तो मैं va माइनस क्या करूंगा, 0। तो va माइनस 0 क्या होता है, va, तो वो a बिंदु का क्या हो गया, विभव हो गया। समझाई ना बात? और ये हमने थ्योरी में पढ़ रखा है कि जो विभव होता है वो अनंत का विभव क्या होता है, 0 होता है। अनंत पर विद्युत विभव का मान क्या, 0 क्या होता है, 0। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, b की बजाय, किसी बिंदु की बजाय अनंत से ला रहा हूं एकांक बनाने को। उसी परिभाषा में जो एक बिंदु था उसकी बजाय मैं अनंत शब्द यूज करूंगा, और सेम डेफिनेशन मेरी किसकी बन जाएगी, विभव की। समझो कि किसी विद्युत परिपथ में अगेन एकांक धनावेश को, यहां तक वही बात है, अनंत से किसी दिए गए बिंदु तक लाने में, इस बार अनंत से पकड़ के लाए, यहां से उठा के लाए अनंत, ये रहा, अनंत से दिए गए बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य उस बिंदु का, जिस बिंदु तक लाए, इस तक लाए तो इसका विभव हो जाएगा, यहां तक लाए तो इसका विभव हो जाएगा, उस बिंदु का क्या कहलाता है, विद्युत विभव। ओके, सो यहां पर Va माइनस है, V अनंत ले लिया, उठा के कहां से लाए, अनंत से, W अपॉन Q। ओके, और Va माइनस V अनंत का विभव क्या होता है, 0, ये बन गया W अपॉन Q। सो यहां पर Va इज W अपॉन Q। ओके, क्या समझ आई बात? ओके, सो और विभव का मात्रक होता है, वो होता है वोल्ट। वैसे तो आप जूल अपॉन कूलाम भी लिख सकते हो, कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलाम, जूल अपॉन कूलाम, और इसी को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट। तो विभव का मात्रक जूल अपॉन कूलाम भी हो गया और वोल्ट भी हो गया, ये भी याद रखिएगा। ये तो बना लोगे डेफिनेशन से, वोल्ट याद रखना है, वैसे याद रखना। सो एक बार फिर से डेफिनेशन सुन लो कि एकांक धनावेश, किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य क्या कहलाता है, विभवांतर। और एकांक धनावेश को किसी विद्युत परिपथ में अनंत से लाएंगे उस बिंदु तक, और विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जो कार्य करेंगे वो क्या कहलाएगा, उस बिंदु का विभव कहलाएगा। ओके, और वो विभव का हो गया सूत्र। तो यहां पर विभव या विभवांतर का लिए जो सूत्र यूज करते हैं, V बराबर W अपॉन Q। जब भी कार्य, आवेश और विभव का जिक्र हो तो ये फॉर्मूला आपके दिमाग में आना चाहिए। अगर क्वेश्चन है, यहां से अगर W निकालूं मैं तो क्या आ जाएगा, QV। ठीक है, सो ये भी एक सूत्र हो गया, इसको भी आप ध्यान रख सकते हो। अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप का बन सकता है, ऐसे दे दिया कि एक 2 कूलाम आवेश को 10 वोल्ट के विभवांतर में ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। सो यहाँ पर आवेश का मान तो 2 कूलाम रख देंगे, ये 10 रख देंगे तो 20 जूल आ जाएगा, कार्य का मात्रक भी लिख देना, जूल। ओके, सो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखिए एक टॉपिक और रह गया, उसके बाद में आगे ओम का नियम या जो विद्युत परिपथ के संकेत वगैरह है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी ये एक डेफिनेशन और देखो, 1 जूल की परिभाषा आपकी, 1 जूल की परिभाषा हम इसी से बनाएंगे। 1 जूल बराबर, देखो अगर आवेश का मान भी 1 कूलाम हो और कार्य का मान भी 1 जूल हो तो 1/1 क्या आएगा, 1 वोल्ट। 1 जूल की कौन बोला भाई, 1 वोल्ट की बोलो ना, तो परिभाषा 1 वोल्ट आ जाएगी। तो यानी कि मैं ऐसे कह रहा हूं, सुनना, कि किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलाम आवेश को, यदि 1 कूलाम आवेश को ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उन दोनों बिंदुओं के मध्य का जो विभवांतर होगा ना वो 1 वोल्ट होगा। नहीं समझे, यानी ये दो बिंदु है A और B, ये परिपथ हो गया, मतलब क्लोज है ऐसे, ठीक है। तो किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलाम आवेश को यदि
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल है, तो उन दोनों बिंदुओं के मध्य का विभवांतर कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। ये 1 वोल्ट विभवांतर की परिभाषा हो गई, इसको भी आप अच्छे से याद कीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने जो बेसिकली बातें की हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छे से आनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास से पहले इसे तैयार कीजिएगा, एक बार पढ़ने के बाद, वीडियो देखने के बाद बुक भी देख लीजिएगा, ठीक है। एक बार मैं फिर से सूत्र वगैरह लिख देता हूं। I बराबर क्या लिखा हमें? Q अपॉन T, यहां से इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, Q बराबर I इंटू T, इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद में इस पर बेस्ड आप सवाल कर सकते हो। नेक्स्ट हमने विभवांतर की बात की थी और वो क्या थी? W अपॉन Q, और इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो W बराबर Q इंटू V। तो इंपॉर्टेंट ये दोनों फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं। विभवांतर बराबर W अपॉन Q और I बराबर Q अपॉन T, पक्के से, ओके। तो इस क्लास को तो हम यहां पर ही एंड करते हैं। आप इसे अच्छे से देखिएगा, उसके बाद में बुक से जो भी इस पर बेस्ड क्वेश्चन है वो कीजिएगा। एंड नेक्स्ट थिंग, अपनी क्लास को भी, अपने क्लासमेट्स को प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।